नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है मुरादाबाद से, जहां कैदी ने अचानक पुलिस जीप से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कैदी को गिरफ्तार किया। फिर से छजलैट थाने से पेशी पर कचहरी लाया गया था कैदी। बहन की हत्या की कोशिश का आरोप है, उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, कचहरी में पेश किया जाना था दरअसल, लेकिन उससे पहले ही भागने की कोशिश की। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा है, हाथ पैर पकड़ा, लाठी से इसको रोका, तब जाकर इसे काबू किया गया। देखिए चार पुलिसकर्मी हैं, हथकड़ी पहनाने की कोशिश करते हैं, भीड़ तमाशा देख रही है, काफी भीड़ है, आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिसकर्मी एक जो है वो लाठी उठाता है, लोगों को यहां पकड़ा जाता है। देखिए चेन जो है वो किस तरह से बांधी जा रही है। बड़ी खबर है, सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। मुरादाबाद में छजलैट थाना पुलिस एक कैदी को कोर्ट पेश करने जा रही थी और उसी बीच कैदी भागने की कोशिश करता है। मुरादाबाद में कैदी ने अचानक पुलिस जीप से भागने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। छजलैट थाने से पेशी पर कचहरी लाया गया था कैदी। बहन की हत्या की कोशिश का आरोप है। छजलैट थाने से पेशी पर कचहरी आ रहे कैदी ने अचानक पुलिस जीप से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस ने मैसेज जारी कर बड़ी मुश्किल से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मनोज है। अपनी बहन पर फावड़ा मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। आरोपी की बहन का इलाज जारी है। छजलैट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीएसी तिराहे का मामला बताया जा रहा है। देखिए कितनी मुश्किल है पुलिसकर्मियों के लिए। चार पुलिसकर्मी हैं, एक आरोपी है, लेकिन संभाले नहीं संभल रहा। कोई हथकड़ी बांधने की कोशिश करता है, कोई चेन लगाने की कोशिश करता है, लाठी उठाकर पुलिसकर्मी ने डराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी मनोज है कि मानता ही नहीं। बीच सड़क पर पीएसी तिराहे पर जमकर हंगामा काटा। इसने भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत के बाद इसको किसी तरह से काबू किया, गिरफ्तार किया। और आगरा में सड़क निर्माण में एक बड़ी लापरवाही का मामला है। उखरा रोड पर अचानक सड़क धंस गई। लापरवाही पर स्थानीय लोग नाराज हैं। आगरा में बड़ी लापरवाही सामने आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बीच सड़क में ये बड़ा गड्ढा हो गया है, सड़क धंस गई है, पानी नीचे है, यानी कि साफ तौर पर सही तरीके से इसका निर्माण नहीं किया गया, लापरवाही बरती गई। और उस लापरवाही का आप दूसरा पहलू देखिए कि किस तरह से यहां एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोग नाराज हैं। सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही का ये मामला आगरा से है। और चूंकि लगातार मानसून के बाद अब बारिश हो रही है, कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। उखरा रोड का ये मामला बताया जा रहा है आगरा की, जहां सड़क धंस गई। और ललितपुर में पुलिस प्रशासन का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। मऊ माफी गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पहुंची, छापेमारी की गई। 350 लीटर कच्ची शराब और 5000 किलो लहन नष्ट की गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनको जेल भेजा गया है। लहन नष्ट करने की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। यहां एक बोरवेल लगाया गया था ताकि पानी का इस्तेमाल किया जा सके। बड़ी बड़ी टंकियां रखी गई थी जिनमें लहन था और अवैध तरीके से यहां कच्ची शराब बनाई जाती थी, जिसको लेकर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पहुंची और 5000 किलो लहन को नष्ट किया गया। 350 लीटर अवैध शराब को यहां जब्त किया गया। 3 आरोपी भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर कोतवाली सदर मई फोर्स के साथ ग्राम मऊ माफी में कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 350 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मौके पर 5000 लीटर लहन नष्ट किया गया। और फतेहपुर से बड़ी खबर है। ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गई। दरअसल हथगाम थाना क्षेत्र के रज्जीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से बड़ी खबर है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से हड़कंप दिखा। रज्जीपुर का मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की भी है। ट्रांसफार्मर हमेशा बंद होना चाहिए, कवर होना चाहिए, कम से कम उसमें जाली लगी होनी चाहिए, ये नियम कायदे हैं। और खास करके अगर आबादी वाले इलाके में है, सड़क के किनारे है, तो फिर उसे कवर्ड जरूर होना चाहिए। तो बिजली विभाग की लापरवाही है। दूसरी दिक्कत यह है कि बीच सड़क के बगल में दरअसल ये पूरा ट्रांसफार्मर है और उसमें आग लग रही है।
कानपुर हिंसा के आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील कर दिया गया है। जाजमऊ आउटलेट को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सैंपल फेल होने के बाद कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग सक्रिय है। इसके पहले भी 4 से 5 आउटलेट सील किए गए थे बाबा बिरयानी के। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर है कानपुर के डिफेंस कॉलोनी की, जहां प्रशासन ने फंडिंग करने के आरोपी मुख्तार बाबा के आउटलेट को सील किया। बीते हफ्ते फूड विभाग की टीम ने बाबा बिरयानी, जिसका मालिक खुद आरोपी मुख्तार बाबा है, वहां से बिरयानी के सैंपल्स लिए थे। जांच में सैंपल फेल हुए। इसके बाद बाबा बिरयानी को सील किया गया है। दूसरी तस्वीर है जाजमऊ की, जहां सैंपल फेल होने पर मुख्तार बाबा के बिरयानी के जाजमऊ आउटलेट को सील कर दिया गया। भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिनांक 27/6/2022 को खाद्य सुरक्षा ऑफिस प्रशासन कानपुर नगर द्वारा जनपद के 5 खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 18 नमूने संग्रहित किए गए थे, जो जांच के लिए खाद्य विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे। उनकी 12 जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई, जिनमें से 4 रिपोर्टें अनसेफ प्राप्त हुई, जिनमें 3 नमूने बाबा बिरयानी कानपुर जाजमऊ कानपुर की और 1 रिपोर्ट बाबा बिरयानी साउथ इस्तेमाल के नगर की है, अनसेफ पाई गई। अनसेफ पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के अंतर्गत जनहित और जनस्वास्थ्य को दृष्टि रखते हुए उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। और आगरा के पिनाहट में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां व्यापारी पति पत्नी के खून से सने शव उनके घर पर मिले हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। तुरंत पुलिस पहुंची तो वहीं हत्या से आक्रोशित व्यापारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी तक बाजार बंद करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। व्यापारी पति पत्नी का मर्डर, कमरे में खून से सने मिले शव, आक्रोशित व्यापारियों का बाजार बंद, खून से लहूलुहान पड़े दोनों शव। गल्ला व्यापारी सुरेश चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी कृष्णा गुप्ता के हैं, जो सालों से आगरा के पिनाहट में अकेले रहते व्यापार कर अपना जीवन यापन करते थे। इकलौता बेटा आगरा शहर में रहता था, जिससे मिलकर वो वापस घर लौटे थे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी आखिरी मुलाकात है। दोनों पति पत्नी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि रविवार का दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आगरा के पिनाहट इलाके में व्यापारी पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसको लेकर व्यापारियों में डर है और भारी आक्रोश भी, क्योंकि बीते कुछ महीनों से ऐसे ही 3 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सभी व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सभी व्यापारियों ने बाजार बंद का ऐलान किया और पुलिस से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विशेषकर एक ही समाज के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। ज्यादातर जो लोग अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं। तीसरी बार ये मर्डर हुआ है और पुलिस ने कोई कार्रवाई पहले 2 केसों में नहीं की, तीसरी बार फिर एक केस हो गया। मर्डर की सूचना पर एसएसपी से लेकर कई बड़े अधिकारी आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने लूट की वजह से हत्या की आशंका जाहिर की। ऐसा लगा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, सामान भी बिखरा पड़ा था और उन्हीं के द्वारा हो सकता है रात में लोग जग गए हों तो ये हत्या कारित की गई है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। मर्डर से जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, चीख चीख कर परिजन हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लगातार हो रहे मर्डर से लोगों में दहशत है और आक्रोश भी है। आगरा से राहुल सिंह, टीम न्यूज 18। और संभल में जिला अस्पताल में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ अब एनएस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को अस्पताल से समय पर दवाई नहीं मिल रही थी, इसी से नाराज होकर आरोपी ने अस्पताल में आग लगा दी। मामला 6 दिन पहले का है, जहां राजा अंसारी नाम के एक शख्स ने जिला अस्पताल के टॉप फ्लोर में आग लगा दी थी। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह आग लगी थी। कई कमरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो आगजनी की असल वजह पता चली। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से विदेशी करेंसी समेत कई उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी हाल ही में मुंबई और दूसरे शहरों से वापस लौटा था। इसको लेकर भी पड़ताल की जाएगी।
राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी तुर्कीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध धारा 436, 427, 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। आगे इसके ऊपर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाएगा। इसमें यह बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस समय कोई जनहानि अथवा किसी मरीज को कोई हानि इसमें नहीं पहुंची थी। अथवा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर NIA ने बुलंदशहर के खुर्जा में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग्स ने खुर्जा से ही हथियार खरीदा था। AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। 8 लाख में यह हथियार यहां से खरीदा गया था, ऐसी आशंका है। और मूसेवाला की हत्या करने के लिए लॉरेंस गैंग को खुर्जा से हथियारों की सप्लाई की गई थी। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में कुर्बान अंसारी का नाम लिया है। दरअसल इससे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने पठानकोट के मनप्रीत को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये भी जानकारी है। अयोध्या से बड़ी खबर है। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की कल बैठक होने वाली है। रामलला की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर मंथन होगा। ADG सुरक्षा, ADG जोन, DIG, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, CRPF के वरिष्ठ अधिकारी, PSC के वरिष्ठ अधिकारी, राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगी खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राम जन्मभूमि परिसर से संबंधित SP सुरक्षा को लेकर राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे तमाम बड़े अधिकारी। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, रामलला की सुरक्षा को लेकर एक मंथन कल होने वाला है। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में कल तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। अयोध्या में सुप्रिया वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल वारदात के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वारदात के अनावरण में खुलासे में अहम कड़ी आरोपी की टी-शर्ट बनी है, जिसे बरामद कर लिया गया। दरअसल CCTV में दिख रही टी-शर्ट के आधार तक पुलिस इस तक पहुंच पाई है। निश्चित ही टी-शर्ट जो है इस घटना के अनावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है, लेकिन उस टी-शर्ट का फोरेंसिक साइंस के साथ बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया और उस टी-शर्ट को आधार पे उसकी जब जांच कराई गई तो उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो इसमें जहां एक तरफ टी-शर्ट की इमेज, वो टी-शर्ट और उसके साथ जो फोरेंसिक साइंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, वो इस घटना के अनावरण में महत्वपूर्ण रोल रहे। और समाजवादी पार्टी के पुनर्गठन को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयां भंग कर दी हैं। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से दी गई। देखिए, इस ट्वीट के बाद तत्काल प्रभाव से वो सभी अधिकारी समाजवादी पार्टी की अहम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक कर पार्टी के 111 सदस्यों को 2022 चुनाव में विधानसभा तक पहुंचाया। अखिलेश के इस कड़े फैसले में चौंकाने वाली बात ये थी कि अधिकारी वर्ग में सिर्फ 2 लोगों का पार्टी में कुछ नहीं बिगड़ा। एक रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और दूसरे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जाहिर है जमीन पर काम करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले अखिलेश से सवाल तो होना ही था, सो हुआ। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? पार्टी में जब से अखिलेश के हाथ में कमान आई है, कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। कभी आजम से दूरी बनाते हैं, कभी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। पार्टी के कोर मेंबर रहे चाचा शिवपाल से दूरी बना लेते हैं, तो कभी पिता मुलायम से मन मुटाव की खबरें उड़ी। जरूर सुंदर दिखते हैं अखिलेश जी, उनको सिनेमा में भी प्रयास करना चाहिए और क्यों नहीं। एक जीवन है, इंसान को हर रूप में जीना चाहिए और जरूर उनको भी सिनेमा और उनको अच्छा लगेगा, उनको सिनेमा भी जरूर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में केवल एक पद सुरक्षित नजर आता है और वो है खुद अखिलेश यादव का। हो भी कैसे नहीं, 2017 में
मनोनीत जो किए गए थे कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोकसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर सपा की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अखिलेश की कवायद समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की है, 2024 तक पार्टी में प्राण फूंकने की है, लेकिन इससे पार्टी की कार्यशैली पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो इकाइयां भंग की गई हैं उन इकाइयों में अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सपा मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दरअसल होगा कौन, इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है और जल्द ही इंतजार खत्म भी हो सकता है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर उधेड़बुन जारी है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह के योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद से नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। लंबे वक्त से नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने पर चर्चा चल रही है। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यूपी में ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के कई दिग्गजों के नाम रेस में शामिल हैं। ब्राह्मण चेहरे में सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा का नाम रेस में आगे है। वहीं पिछड़े वर्ग में बीएल वर्मा, मंत्री भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य और रामशंकर कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए पार्टी क्षेत्र को भी तवज्जो दे सकती है। बीजेपी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है जो पार्टी की नीतियों को निचले स्तर तक ले जाने में कामयाब हो। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मा मिलने की ज्यादा संभावना है। यूपी के राजनीतिक गलियारे में भी स्वतंत्र देव सिंह के उत्तराधिकारी के नामों पर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। राज्य में पार्टी संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के बाद जल्द ही यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समन सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और ऐसे बड़ी खबर है जहां महिला की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। सड़क पर डंडे से पिटाई की गई, 5 महिलाओं पर पीटने का आरोप है। आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। और ऐसे बड़ी खबर है, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर 5 महिलाएं डंडे से पीट रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीच सड़क पर एक महिला को जमकर मारा पीटा जाता है। देखिए किस तरह से इस महिला से मारपीट की जा रही है और बाकी महिलाएं ही इसे पीट रही हैं। देखिए किस तरह से लाठी डंडों से उस पर हमला किया जाता है। कुछ और महिलाएं भी हैं, घूंघट संभालते हुए उस महिला को मारने की कोशिश यहां की जा रही है। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि इन 5 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां महिला की पिटाई का ये वीडियो और ऐसे सामने आया। बीच सड़क पर डंडे से पीटा गया उसे। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी के कई पिलर्स में दरार आ जाने के चलते लोगों ने गोल चक्कर पर जाम लगाया। सोसाइटी में सुविधाएं नहीं मिल रही है, इससे लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन इसके बावजूद निस्तारण नहीं हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आरोप यह था
कि कई सारे वायदे किए गए थे, लेकिन वायदों के मुताबिक सुविधाएं सहूलियतें नहीं है। पिलर्स में दरार आ गई है, लोगों की जिंदगी खतरे में है। इन तमाम आरोपों को लेकर सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की गई और गोल चक्कर पर जाम लगाया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध दिख रहा है कुछ जगहों पर। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है मुजफ्फरनगर की, जहां अग्निपथ योजना को लेकर लोकदल की युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जयंत चौधरी ने संबोधित कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जबकि दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां किसान संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया और कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन युवा वाहिनी के अध्यक्ष गौरव टिकैत ने इसे युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बताया। के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की इसलिए हम इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लगातार युवा पंचायत अग्निपथ किसानों के तो बच्चे जो है इसमें जब अपने 4 साल बाद वो पूरी पॉलिसी तो बताए, या फिर उसको डरा के कि भाई अगर कोई प्रदर्शन करेगा या कोई सड़क पर लिगड़ेगा तो उसको मुकदमा दर्ज हो जाएंगे और मुकदमा दर्ज हो जाएंगे तो वो फौज में नहीं जा पाएगा। तो उसको डराने की धमकाने की कोशिश न करे, बैठ के समाधान ऊर्जा सरकार है दबाने की कोशिश देश के किसान को नौजवान करना। आज जालौन में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दरअसल संविदा कर्मियों ने अधिकारियों पर तानाशाही, बदतमीजी और आए दिन डराने धमकाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अधिकारी लगातार उनको प्रताड़ित करते हैं। संविदा कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे से बिजली विभाग में गहरा संकट है। हमारी समस्या ये है कि आए दिन अधिकारी, उच्च अधिकारी हमारे धमकी देते रहते हैं कि लेटर बना देंगे। अगर ट्रांसफार्मर फूकता है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चोरी के केस वे पकड़ते हैं और वसूली वे कर रहे हैं, हमारे ऊपर धमकाते रहते हैं। आए दिन अब शब्द बोल रहे हैं, अभी भी आई कोई मांग नहीं। हमने अपना कार बंद करके कार बहस कर दिया कि हम काम छोड़ के चले घर जा जाए। कासगंज में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया और 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग का सरगना भूरा फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए शातिर चोरों की निशानदेही पर 10 ई रिक्शा बरामद की गई। ये शातिर चोर इलियास, मुदस्सिर, शाहरुख, विजय, ये चारों कासगंज के ही रहने वाले हैं और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ से वाहनों की चोरी कर फिर कासगंज में आसपास के जिलों में से कम कीमत पर बेच दिया करते थे। सदर के किसरौली रोड फाटक के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल न करने की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, सिंगल यूज प्लास्टिक नदियों, महासागरों के साथ साथ समूची प्रकृति के लिए घातक है। इससे उत्पन्न कचरा एवं इसका दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। आइए अपने उत्तर प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु संकल्पित हो, ये अपील मुख्यमंत्री ने की। यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर चर्चा, प्लास्टिक के विकल्पों के संबंध में जागरूकता के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट की पुनर्चक्रण को स्थापित करने हेतु विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कॉन्क्लेव में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की नवीन तकनीक एवं प्लास्टिक के विकल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शकों को नीति निर्माताओं और उद्योगों के लिए अपने नवाचार को प्रदर्शित करने B2B साझेदारी का अवसर प्रदान होगा। मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास विभाग को प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु चलाए गए रेस महाअभियान के लिए बधाई देता हूं और इससे जुड़ने वाले सभी नागरिकों और संस्थाओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आह्वान करता हूं कि इस दिशा में भविष्य में भी वे निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। धन्यवाद। खबरें लगातार जारी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं। बने रहे न्यूज स्टेट के साथ। प्रस्तुतकर्ता देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। वन यूनिवर्सिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज।